अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी रऊफ़ हसन साहब के बयानात से आज हमने देखा कि सियासी जमातों ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। बयान कुछ इस तरह से था कि शहरियार आफरीदी साहब ने यह कहा था कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ के मज़ाकरात होंगे और मज़ाकरात होंगे भी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से होंगे। दूसरी जानिब रऊफ़ हसन साहब ने भी कल हमारे इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि वो यही समझते हैं कि सियासी जमातों के साथ मिल बैठकर इन कम अज़ कम, वो कहते हैं जिनसे बात होनी है उनके साथ तो हमने इत्तेहाद किया है और एहतजाज भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाए और दीगर जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद में हैं उनसे कम अज़ कम बात नहीं की जाएगी। अब पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि मुस्तकिल फौज को आप घसीट रहे हैं सियासत में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ये तनकीद बनती है गिवन द सर्कमस्टांसेस कि 2018 की हुकूमत हो इलेक्शन के बाद या फिर 2024? उस वक्त की ऑपोजिशन हाइब्रिड निज़ाम कहती थी, इस वक्त की ऑपोजिशन भी इसी निज़ाम का राग अलापती है और कहती है कि इस वक्त जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट की ही मर्जी से बैठे हैं। आज इसी पर बात कर लेते हैं। इन फोकस हैं मलिक आमिर साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अब पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन मैं कहूँगी कि 100 मार्क्स मिलने चाहिए उस साफ गोई के कि कम अज़ कम सच तो आ गया सामने कि आप लोग मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन फ़ौज से ही करेंगे। अब ये जो तनकीद आप पर हो रही है आमिर डोगर साहब, ये भी वजह है कि एक जमहूरी दौर में आप चाहते हैं कि DGISI से बात हो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बतौर सियासी कारकुन ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए और पार्लियामेंट जो है, सियासत जो है वो नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील करने का नाम है, वे फॉरवर्ड का नाम है। अब जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में बहुत नुमाया हुआ है, बहुत नुमाया हुआ है। और आप ये भी जानती हैं कि जब जब कोई भी बड़ा मामला इस मुल्क को दरपेश हुआ है, वो बज़ाहिर तो सब सियासी हुकूमतों के दरमियान ही हुआ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी वहाँ पार्ट रही उन तमाम मुज़ाकरात का। वो धरने हो इस्लामाबाद में, वो फैटफ की कानून साजी हो या दीगर मामला, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि सियासी जमातों के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब आपको मेरी आवाज़ जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब आमिर डोगर साहब, ये तो एक मुसल्लिमा हकीकत है, बिल्कुल आप कहते हैं बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस एस्टेब्लिशमेंट से आप बात करना चाहते हैं, चाहे वो माजी की हो या अभी की, आप लोगों की तो ग्रीवेंसेज हैं उनसे। पिछली एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आप कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जिस तरह से आप लोगों के साथ आपकी हुकूमत गिराई, और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से भी कहाँ आप खुश हैं? इमरान खान साहब के अडियाला से तो बयानात सामने आए हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। देखें, ग्रीवेंसेस तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इन ग्रीवेंसेस के बावजूद अगर आपने आगे चलना है और माजी की तलखियों को बुलाना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो हमारी बेस लाइन है उसको सामने रखकर अगर मुज़ाकरात कर लिए जाएं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। नंबर 1 कि हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया वो वापस दिलाया जाए, ये हमारा बुनियादी नुक्ता नंबर 1 है। नंबर 2, जो सिविलियन है उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट में नहीं हो सकता, वो सिविलियन कोर्ट में हुआ जाए। नंबर 3, 9 मई के वाक़या की एक साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए और उसमें जो 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 तो मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए और जो बेगुनाह
ख़वातीनो हजरात आज दिन तक कैद व बंद की शदीद सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। ख़वातीन बिलखसूस जिसकी मिसाल फरंगी के दौर में भी नहीं मिलती, उनको घरों में जाने दिया जाए। जब एक मुकदमे में उनकी जमानत हो जाती है, दूसरा मुकदमा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जब एक जिले में उन पे मुकदमा खत्म हो जाते हैं, फिर दूसरा जिला, फिर तीसरा जिला, खुदारा। ऐसे में मैं समझता हूँ जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं उनकी खामोशी भी महज का खेज है, और नाम नहाद इंसानी हकूक की तंजीमें भी खामोश हैं कि एक खातून जो 9 मई को, जब 9 मई अब आने वाला है, दोबारा 1 साल होने को है, जो लाहौर में मौजूद थी, वो मियाँ वाली या सरगोदा में जाके किस तरह तोड़ फोड़ का हिस्सा बन सकती है या वहां तनसीबात में जा सकती है? कोई सोच है? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर तो हमने कई बार, इस पर हमने कम से कम अपने प्रोग्राम में कई बार आवाज उठाई है कि ये बिल्कुल, ये तो कानून का मजाक उड़ाने वाला हो गया कि एक केस से आपको रिहाई मिले और उसी वक्त आपको दोबारा से अंदर कर दिया जाए। अब मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ, आपने ये 4 मुद्दे बताए हैं कि जिन पर मुज़ाकरात होने हैं, और जाहिर है कि इनके अराउंड आप चाहते हैं कि पहले इलेक्शन के हवाले से। जी, आखिरी बात ये कि वो जो फस्तायत का अमल जो शुरू था 9 मई से लेके आज दिन तक, उसमें कोई कमी नहीं। तो सर, मैंने आप डॉक्टर साहब, हमें मालूम है आप जरूर बताइएगा जो क्रैकडाउन आप पे हो रहे हैं, आपके खिलाफ पर्चा भी दर्ज हुआ है, लेकिन ये जो इलेक्शन पर डाके की बात हो गई, 9 मई के हवाले से बात हो गई, खवातीन अंदर हैं, हजरात भी अंदर हैं, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स की बात हो गई, और 9 मई के बाद से आप जो कहते हैं कि फस्तायत है, इस सब के पीछे कौन है, कौन करवा रहा है, ये भी तो आप लोगों को पता होगा। आपको पता है, सबको पता है, बताने की क्या जरूरत है, बच्चा बच्चा जानता है। तो कम से कम आप उनसे तो बात नहीं करने जा रहे ना, उनसे तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे। नहीं, हम तो नहीं। अब देखें, बात सुने, इसके बात आपने की शहरियार अफरीदी की बात से, उसके कल के बयान से। आपने मेरी बात शायद गौर से सुनी नहीं कि पिछले 2, 3, 4 सालों से या 5, 10 सालों से पाकिस्तान में कौमी लेवल के जितने भी मुज़ाकरात होते हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट हिस्सा रही है। बिल्कुल ठीक है, मैं खुद उन मुज़ाकरात का हिस्सा रहा हूँ। वो फैक्ट ऑफ की कानून साजी हो या धरने हो या इस्लामाबाद का जो धरना TLP का हो या उसके पीछे के बहुत सारे मामला हो, एस्टैब्लिशमेंट का रोल बहुत बढ़ गया है। ये वक्त लगेगा कि जब सियासी जमातें अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करेंगी और ऐसा ऐसा अपना रोल विजिबल करेंगी और एस्टैब्लिशमेंट का रोल मिनिमाइज करेंगी। इवेंचुअली मुल्क को तो अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरी और सियासी जमातों ने चलाना है। तो आमिर डोगर साहब, आप ये नहीं समझते, आप ये नहीं समझते कि यही तो वो वक्त है कि यहीं से तो आगाज करना है। जाहिर है एक गो में तो आप वो स्पेस वापस सियासतदान नहीं ले सकते, तो यहीं से आगाज करें। उन्होंने हाथ भी बढ़ाया है, चाहे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, आप लोगों के साथ बात करने को तैयार हैं। नहीं मेरी बहन, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, एक बात। दूसरी बात कि उनके हाथ भी कटे हुए हैं, पैर भी कटे हुए हैं, उनको उसके लिए इजाजत लेनी पड़ती है। आप बात को समझे ना, मुज़ाकरात का अमल उसी वक्त होगा जब एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। मेरे कहने से या शहरियार अफरीदी के कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ताकत उनके पास है। ताकतवर जब चाहता है उसी वक्त मामला आगे बढ़ता है। हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। अच्छा, तो अब समझ आई आपको? जी बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी सवाल तो जाहिर है आप लोगों से हो रहे हैं कि आप लोग ये समझते हैं और कई बार ऑन रिकॉर्ड डिफरेंट तरीके से इशारे कनाइयों से और वाज़े तौर पर भी कहा है कि करंट एस्टैब्लिशमेंट की वजह से आप लोगों के ऊपर मुश्किलात हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान साहब भी कितनी दफे अडियाला से बहुत सारी बातें कर चुके हैं, इसीलिए लोग हैरान होते हैं कि फिर उन्हीं से बात करने की क्या जरूरत है। आप बात करें सियासी जमातों से, आप पार्लियामान का हिस्सा हैं, वहीं पर इस स्पेस को वापस लेने की बात की जाए। ये आप लोगों के ऊपर इस वक्त तनकीद की जा रही है। बहरहाल सियासी जमातों ने बशमूल PTI अपना रोल बड़ा कमजोर कर दिया है। सियासी जमातों ने अपने किरदार को महदूद कर लिया है, जबकि मामला जबकि मजबूत सियासी जमातों को होना चाहिए था, बेशक पार्लियामेंट को होना चाहिए था। पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में कानून और आइन की बालादस्ती को होना चाहिए था। आप अब समझती हैं कि अब सारी सियासी जमातें और ये पार्लियामेंट सिर्फ एक दिखावा है, एक तमाशा है। ये जो 7-8 पार्टियों की बनाकर हुकूमत बनाई गई है, इनके ऊपर एक वजीर दाखिला ही भारी है। एक तरफ सिर्फ अकेला वजीर दाखिला, एक तरफ वजीर आजम और उसकी काबीना और 7 जमातें, और एक तरफ अकेला वजीर दाखिला ही काफी है। अब आपको बात मेरी समझ में आई? जी जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। बहुत सारी बातें तो जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ साहब भी कह चुके हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये जो मुज़ाकरात हैं, वो जिसको कहते हैं ना मैं सियासी वर्कर हूं, मैं मायूस तो हूं लेकिन नाउमीद नहीं। वो कहते हैं ना, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे उम्मीद है चश्मा यहीं से निकलेगा। बिल आखिर मामला पार्लियामेंट से ही हल होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक वक्त आएगा जब सियासतदान इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम बहुत कमजोर हैं और बहुत वीक विकेट के ऊपर हैं। अच्छा, और ये हम अपनी वजह से हैं, एस्टैब्लिशमेंट की वजह से नहीं है, ये भी मैं बता दूं। सही, हम अपनी वजह से हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम एज ए पॉलिटिकल वर्कर मलिक आमिर डोगर साहब, आप कम से कम वो बातें कर रहे हैं जो कि सच हैं और आप लोग अपनी गलतियां भी मान रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, तो अब ये जो मुज़ाकरात का अमल है, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इसके लिए क्या मैसेजिंग की जा रही है? ज़ाहिर है आप लोग चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात हों, ये मामलात हल हों, तो क्या ये मैसेज आप पहुंचा पाए हैं या ये सब अभी बातें हैं? फिलहाल हम 10 दफा कह दें, आपके प्रोग्राम में 100 दफा कह दें, जब मालकान चाहेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। हमारे कहने से कुछ नहीं। हमारे तो हाथ भी खाली है और हम तो नहते लोग हैं। और जो टेम्परेचर है, कल जिस तरह पंजाब हुकूमत ने पुलिस गर्दी की, मेरा घर मुल्तान में डोगर हाउस है, मेरा छोटा भाई MPA है, जुमेरात की रात से ही डोगर हाउस को घेरे में ले लिया। एक कारकुन को सारा दिन में कल डोगर हाउस में एंटर नहीं होने दिया। सिर्फ मुल्तान की मिसाल नहीं है, पूरे पंजाब में अटक से रहेंगे अरकान। कल पूरी पंजाब पुलिस के जुम्मे एक ही काम था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का पुरअमन जो एहतजाज और मुजाहरा है उसको नाकाम बनाना है। जब टेम्परेचर, गुस्सा, जिद, अना और ताकत के नशे में चूर लोग इस जगह पर पहुंचे हों तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि इनको एक दिन खुद ब खुद मुज़ाकरात करने पड़ेंगे कि मुल्क के जो मजमूई मसाइल हैं, जो कौमी मसाइल हैं, मुआशी मसला है, आइनी मसला है, सियासी मसला है, IMF के साथ डील है, ये इनके अकेले बस का काम नहीं है। आज गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं। आज काश्तकार जो गंदम अपनी उगा बैठा है उसका कोई खरीदार नहीं, वो मारा मार फिर रहा है। काश्तकार जो मुआशरत की रीढ़ में ज़राअत अहम किरदार अदा करती है, आज आपकी गंदम को कोई खरीदार नहीं है। भाई अब तो वजीर आजम ने अब तो वो नोटिस ले लिया ना, और उन्होंने कहा कि पास्को जो है वो ज्यादा गंदम और जल्द से जल्द किसानों का रिड्रेसल करे। ये तो आज आ गया। लेकिन आपकी बात उमूमी तौर पर मुझे बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन एक बयान आपने भी कल देखा होगा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली इसमें कोई रखना न डाले और अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माजरत के साथ आपकी जमात को आपके मुखालफीन इस वक्त इस तरह से देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर, अगर अदम इस्तेहकाम होता है सियासी तो वो कहते हैं आप ही की वजह से होता है। हमने तो, मेरी बहन, कोई रखना नहीं डाला। एक आग का दरिया से गुजर के 90-92 सीटें दी, असेंबली में बैठ गए। बल्ला आपसे हमने छीना, आपने हमसे छीना। हमने मुख्तलिफ निशानों से इलेक्शन लड़ लिया। हमने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन लड़े। आपने हमसे खुसूसी नशिस्तें ली, हम फिर असेंबली में बैठे हैं। असेंबली के फ्लोर पर जो पुरअमन एहतजाज है वो भी करेंगे, आइन के कानून और दायरे में, बाहर भी करेंगे। हम कौन होते हैं? हम कमजोर लोग, हकीर लोग, कहाँ से आपके मुल्क की तरक्की में रखना डाल सकते हैं? आप मुल्क चलाइए, मुल्क को आगे बढ़ाइए, मुल्क को तरक्की दीजिए। हम आपके साथ हैं। अल्लाह करे ये मुल्क तरक्की करे। ये मुल्क हमारा है, हमारे बच्चों का। हमने यहाँ रहना है। तो नवाज शरीफ की तरह दोबारा 70 संदूक भर के खानदान के साथ लंदन तो नहीं चला जाना। हम कोई रखना डाल नहीं रहे। हम अपना आईनी और कानूनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं जो आईने पाकिस्तान हमें देता है। जहां आप समझे हम रखना डाल रहे हैं, वहां जरूर
आप ताकत आपके पास है, आप ताकत को इस्तेमाल करें। हम तो चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, लेकिन जिस तरह से जो फॉर्म 47 की जो लूली लंगड़ी हुकूमत बनाई गई है और जिन बिसाखियों पे खड़ी है और मजमूई तौर पर जो मुल्क के हालात हैं, उसमें मैं नहीं समझता कि ये सियासी जो तजुर्बा किया गया है कि जो ताकतवर शख्स जो 8 फरवरी को जिसको अवाम ने वोट दिए और 180 से ज्यादा जिन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तें दी थी, जो आज भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, आप उसको दीवार के साथ लगा के, उसके उम्मीदवारों को दीवार के साथ लगाकर और ठप्पे लगाएं, मोहरे लगाएं, पोलिंग स्टेशन पे जत्थे आए, हमला करें और अपनी मर्जी के रिजल्ट बनाएं और फिर आप कहें कि हम रखना डाल रहे हैं। सब कुछ करने के बावजूद फिर भी आप खौफजदा हैं, अच्छा, फिर भी आपकी नींदें उड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब है आप जमहूर की आवाज को आपको एक ना एक दिन मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है और उसके नजरिए के साथ है। ठीक है, और आप ये समझते हैं कि वो वक्त आएगा कि जब खुद मुज़ाकरात के लिए आप कहते हैं मालकान तैयार होंगे। आखिर में मैं एक चीज़ पूछना चाहूंगी डोगर साहब कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी बड़ी खबरें हैं कि वो तहरीके इंसाफ दोबारा से एक मरतबा बड़े क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर सियासत छोड़ दी थी, वापस वो तहरीके इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसके हवाले से कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये फैसला तो जी चेयरमैन बानी इमरान खान साहब करेंगे। मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ, मैं इसमें क्या फैसला कर सकता? नहीं, लेकिन क्या ये अंडर डिस्कशन है? ऐसी कोई बात हुई है पार्टी में? शायद हो और पॉलिटिक्स में और जिन हालात में, जिन अवामिल में आपने देखा कि जिस तरह फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, अबडक्ट किया गया और तशद्दुद किया गया, और हम सियासी कारकुन कौन से जंगजू होते हैं, हम कौन से कोई टार्जन होते हैं, और जिस तरह से वफादारियां तब्दील कराई गई वो आपके सामने है। जो सियासी कारकुन लीडर खान साहब ने कहा जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया और जिसने कोई दूसरी सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की गई, तो उसके लिए वापसी का रास्ता बन सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब, सुन्नी इत्तेहाद से अब पार्लियामेंट में मौजूद हैं एज मेंबर कौमी असेंबली। बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से ही, कहते हैं क्योंकि ताकत वहीं पर है, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेंगे, जब तक ये मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जानना चाहते हैं कि वो क्यों इतने मोतरज़ हैं, जब अब सब हकीकत है कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में एक हिस्सा उनका भी होता है। वेलकम बैक। जो बात हो रही है इस वक्त कि तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो बात करेंगे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI से, जैसे कि शहरियार आफरीदी साहब ने भी आज कहा है। बात करते हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे बाकायदा हाथ मिलाने की, बात करने की दावत भी दी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इरफान सिद्दीकी साहब। अब मुझे ये बताइए कि बड़े वाज़े तौर पर कम अज़ कम वो साफ गो लोग हैं, उन्होंने कह दिया है कि देखिए जो ताकत का मंबा है, और अभी आपसे कुछ देर पहले आमिर डोगर साहब भी हमारे पास थे, वो कहते हैं हम बात वहीं करेंगे। इन लोगों से बात करके क्या होगा? जी देखिए नादिया, ये उनका मौक़िफ़ है और जाहिर है कि वो अपनी जो हिकमत कार है या पार्टी की पॉलिसियों का तयन करना या किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, कहाँ से कोई फैज़ हासिल हो सकता है, कौन से लोग बेफैज़ हैं, ये फैसला करना तो उनका काम है ना। ये हक तो उन्हें हासिल है। हमने तो जो उन्हें पेशकश की है वो ये है कि तारीख के तनाजुर में देखा जाए तो हमेशा सियासी जमातें, चाहे उनके दरमियान कितनी ही तलखियाँ क्यों ना हो, दूरियाँ क्यों ना हो, पीपल्स पार्टी और PMLN की मिसालें हमारे सामने हैं। हमारी तलखियाँ कुछ कम नहीं थी और मुकदमात बनते रहे, एक दूसरे को जेलों में डाला जाता रहा, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद वक्त आया, हमने मीसाक जमहूरियत पे मिल बैठ के किया, हमने 13वीं 14वीं तरमीम की, 15वीं तरमीम की, फिर हमने 18वीं तरमीम की, तो आज भी हम एक हुकूमत का हिस्सा हैं। तो सियासत इसी का नाम है। लेकिन PTI का जो मामला है वो मेरा ख्याल है हक गोई से काम ले रहे हैं, सच कह रहे हैं, इसलिए कि उनकी 26 साल या 28 साल तकरीबन सियासत हो चली है, उसमें उन्होंने हमेशा जो फैज़ पाया है वो उसी बारगाह खास से पाया है जिसका तज़किरा वो कर रहे हैं।
2002 में जब उनकी जमात को भी बहुत कम अरसा हुआ था कायम हुए, 1999 में, तो मार्शल लॉ के आते ही उन्होंने मार्शल लॉ का खैर मकदम किया। मुशर्रफ साहब के मुहिम चलाई उसकी, उनके रेफरेंडम की, सब कुछ के बावजूद, और उनसे फिर 100 सीटें मांगी, वो ना मिली, और फिर अल्टीमेटली जो कुछ मिला वो भी उसी बारगाह खास से मिला जिसका तज़किरा वो आजकल कर रहे हैं। 2018 से पहले जो कुछ हुआ, मियां साहब को बेदखल किसने किया? ठीक है, लोगों ने किया जिनका नाम ये ले रहे हैं। लेकिन ये जिस बारगाह खास का आप जिक्र कर रहे हैं, माजरत के साथ, वाहिद तहरीक इंसाफ नहीं है जिसने वहां से अपना सब कुछ हासिल किया हो। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, क्या सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज नहीं करती आई हैं इक्तदार के हुसूल के लिए? देखें, मुझे ये बताइए, कंप्रोमाइज करती चली आई है और करते रहने में कोई हर्ष भी नहीं है। हम अपनी फौज या अपने इदारे जो हैं उनके साथ मिलके मामलात तय कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि वो गलत काम कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं, वो करें, बेशक करें, लेकिन मुझे बताइए कि हमारी पूरी तारीख के अंदर 75-77 साल तारीख है हमारी, इस तारीख के अंदर किसी सियासी जमात ने ये कहा हो कि हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो आर्मी चीफ से करेंगे और DGISI से करेंगे। और ये वो जमात है जो पूरी तहरीक चला रही है, जिसको आजादी का नाम देती है, वो तहरीक आजादी है ये, और वो कहती है जी कि हम इन सारे झंझटों से पाक हो जाना चाहते हैं और अवामी जमहूरियत का राग अलापते हैं। ये है अवामी जमहूरियत के। लेकिन एक इल्जाम उन्होंने एक और भी लगाया, मैं शहरियार आफरीदी की बात नहीं कर रही, मैं मलिक आमिर डोगर साहब जो अब से कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कहते हैं कि देखें, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास तो कोई पावर नहीं है। कल रऊफ हसन साहब भी इसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि आप सबके पास, शहबाज शरीफ साहब के पास पावर नहीं, बल्कि अभी डोगर साहब ने तो ये भी कहा कि पूरी काबीना शहबाज शरीफ और काबीना एक तरफ और वजीर दाखिला एक तरफ, लिहाजा हम बात इनसे क्यों करें? चलें, मैं तो इस पे कोई दो राय दे नहीं, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ नहीं है। मैं तो कहता हूँ बसत खुशी जाएं, बसत खुशी राब्ते करें, लेकिन ये उन्हीं से राब्ते कर रहे हैं जिनके कोर कमांडरों के हाउस इन्होंने जलाए, ये उन्हीं से बात कर रहे हैं जिनके GHQ पे इन्होंने हमला किया, ये उन्हीं से बात कर रहे हैं जिनके कालाबाला आसार पे इन्होंने फायरिंग की, ये उन्हीं से बात कर रहे हैं जिनके जाके इन्होंने हवाई अड्डों पे हमले किए और तैयारे चलाए, और ये उन्हीं से बात कर रहे हैं जिसके लिए आप लोग कहते थे कि वोट को इज्जत दो, ये उन्हीं से बात कर रहे हैं जिसके लिए आप कहते थे सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। वोट की इज्जत को आप कहाँ आके मिला रही हैं? हमने कभी नहीं कहा जी कि हम सियासत, मैंने तो कल यही कहा कि भाई हमारे 1000 इख्तलाफ हैं आपसे, लेकिन हम आपसे बात करने को तैयार हैं। सही, वोट को इज्जत इसी का नाम है ना कि मैंने कहा भाई हम मानते हैं, मैंने उनके लीडर को भी कहा कि जी वो बड़ा लीडर है, आप उसके फॉलोअर्स हैं, आप वोट लेके आए हैं, वोट की इज्जत यही है ना कि हम तो वोट को इज्जत दे रहे हैं। वो वोट को इज्जत देना नहीं चाहते, वो कहते हैं जी कि जहां हमने वोट लिया है वो तो ठीक है, जहां तुमने वोट लिया है वो जाली है, हम तुमसे बात नहीं करते। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी पार्टी को कोई भी एतराज नहीं है, वो जिस दरवाजे पे दस्तक देना चाहें दें, जहां से उन्हें भीख मिलती है वहां से भीख मांगे, हम जहां से खैरात मिलती है वहां से खैरात लें। हम जरूरी नहीं है कि उनकी झोली भरने के लिए हम मरे जा रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं मुल्क और कौम के लिए हम मिल बैठे और बात करें। अगर वो ये नहीं चाहते और वो ये समझते हैं कि जी हम ना पीपल्स पार्टी से बात कर सकते हैं, वो उनसे तो बात कर सकते हैं जिनका नाम लेना गवारा नहीं था, मौलाना फजल रहमान से। सही, जिनको पता नहीं किन किन नामों से पुकारते थे, मैं वो दोहरा नहीं सकता। वो अचकजई की नकलें उतारते थे यहाँ खड़े होके बुक्कल मार के, उनसे तो बात करने को तैयार हैं, उन्हें सदारती उम्मीदवार बनाने को तैयार हैं, और उनके वोट भी जायज हैं। जो उनको वोट मिले वो हलाल हैं, मुतबर्रक हैं, मुकद्दस हैं। जो मुझे मिले हैं या किसी और पीपल्स पार्टी को मिले हैं वो सारे हराम हैं। तो हलाल और हराम के फैसले वो बेशक करें, सही, बेशक जाएं GHQ में 10 बस्ता होके खड़े हो जाएं और वहां पे सदा रेज होना है या रुकू करनी है या सुजूद में जाना है, वो उनकी मर्जी है। अपनी हिकमत अमली उनकी पहले भी ये रही है, अब भी यही है। 26 सालों में उन्होंने जो कुछ किया आपको है, कोई एतराज, आपको कोई एतराज नहीं और ना ही आपको ये एतराज होगा अगर वहां से भी वो उनको मुज़ाकरात के लिए दावत दे दें? मैं कहता हूँ जी, मुज़ाकरात के लिए दावत भी दें, उन्हें खाने भी खिलाएं, उन्हें बिठाएं और उनकी जो खातर तवाज़ो हो सकती है वो करें, हमें कोई एतराज नहीं। बहुत 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 शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, आपसे एक ज़रा तवील नशिस्त भी रखनी है। तक के लिए इतना ही। यहाँ पर एक छोटी सी मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और बात करेंगे FBR के हवाले से। वेलकम बैक। SIFC की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि FBR यानी जो हमारी टैक्स मशीनरी है उसमें बड़े पैमाने पर और बड़े अरसे के बाद ऐसी रद्दोबदल देखने में आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल काबीना के इजलास के बाद, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से उन्होंने बहुत बातें कहीं, कहा यह बिल्कुल फाल नहीं था, या था भी तो फेल हो गया। बहरहाल जो इसके आउटपुट होना चाहिए था वो नहीं था। और शाम गए तक हमने देखा कि FBR की मशीनरी में बड़े पैमाने के ऊपर रद्दोबदल हुई। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि 13 अफसरान जिनको वो करप्ट कह रहे हैं उनको OSD कर दिया गया। और ये कोई छोटे मोटे अफसर नहीं थे, 21-22 ग्रेड के अफसरान को OSD किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि मजीद जो ऑफिशियल्स हैं उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। क्या इससे बेहतरी आएगी? आज इसी पर बात करते हैं। फॉर्मर चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 21 और 22 ग्रेड के 13 अफसरान को फारिग कर देना या OSD कर देना, आप समझते हैं कि अब FBR में बेहतरी आने को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मेरे हिसाब से FBR में लोगों को जो OSD बनाया गया है वो उसका अभी रीजन सामने नहीं आया है। अपेरेंटली ये रीजन उन्होंने अखबारों ने ये करप्शन लिखा है, मगर जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान से बाहर मेंटेन कर रहे थे और वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सके हैं कि उनकी फैमिलीज बाहर किस तरह से रह रही हैं। तो ये बुनियादी वजह है। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इसी जिस तरह से ये 20-21 के लोग हुए हैं, ये ऐसे ही और लोग भी ये इस तरह से OSD बनाए जाएंगे। और ये मैं अगर आप याद मुझे फॉलो करती रही हो तो मैं ये बात बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो हमने कनाडा और इसकी इमिग्रेशन में ये जो हनीमून खोला हुआ है इसको बंद करें और ये सारा सिलसिला बंद करें। ये उस सिलसिले में एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। मगर मेरा सिर्फ सवाल इस पे ये है कि ये सिर्फ FBR तक लिमिटेड क्यों है? ये तमाम सरकारी मुलाजमी इंक्लूडिंग फोर्सेस पर अप्लाई होना चाहिए। यानी कि कोई अपनी फैमिली को बाहर सेटल नहीं कर सकता? इज दैट व्हाट यू मीन? नहीं करें, मैं कब कह रहा हूँ नहीं करें। लाख रुपए की तनख्वाह मिली है यहाँ पर और बच्चे मेरे कमाते कुछ नहीं है और वहाँ उनका खर्चा 50 लाख रुपए है। तो मुझे समझाओ कि इतना नादिया कैसे हो सकता है? आमदन से ज्यादा असासे, हाँ, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा, अर्निंग से ज्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहा है? नहीं, आप इतनी मुश्किल अंग्रेजी नहीं बोले, सिंपल बात बता रहा हूँ मैं आपको। तनख्वाह मेरी 2.5 लाख रुपए है, ठीक है ना, और मेरी फैमिली में कोई बंदा कनाडा में नहीं कमा रहा और उसका खर्चा बन रहा है 50 लाख। मैं इतनी लंबी अंग्रेजी के आमने ज्यादा एहसास से इसकी कहानी में नहीं जा रहा। अच्छा। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि बाकी 45 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं? आप लोगों का मसला ये होता है कि आप पुराने अल्फाज इस्तेमाल करके चीजों को यूज करके मैटर को खराब कर देती है। सिंपल सी बात है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप नहीं साबित कर सकते कि फैमिली कैसे रह रही है तो अल्लाह खुदा। अगर ये रीजन है या फिर दूसरी रीजन जैसा कि अखबारों में आज आप कह रहे हैं बताई गई, क्योंकि अताउल्लाह तारड़ साहब ने कैटेगोरिकली कल एक न्यूज चैनल के ऊपर ये कहा है कि पहले बड़ी पैमाने और बड़ा ये मुश्किल फैसले थे, लेकिन ये करप्ट है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल वो करप्शन किस लेवल की है, किस नौयत की है, तो बाद में सामने आएगी। महज करप्शन, देखो मेरी बात समझो ना, करप्शन तो एक, अब मुझे नहीं पता करप्शन कौन कर रहा है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरकारी मुलाजिम के पास पैसा बता दे मुझे कहाँ से आ रहा है। मुझे करप्शन की तरफ नहीं जाना, मुझे उसका ये पूछना है कि वो 50 लाख रुपए या करोड़ रुपए से अपनी फैमिली कैसे मेंटेन कर रहा है। ये सब जाते, बाकी खैर इस पे रॉकेट साइंस की कौन सी बात है। और मैं नहीं कह रहा कि सारे केस पे यही होगा, मैं कह रहा हूँ ये जो किया गया है, अगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये रीजन है, मगर मुझे ये मेरी इंफॉर्मेशन ये वन ऑफ द मेन रीजन ये है। और अगर ये तो मैं इसमें बड़ा खुश हूँ कि यस, अगर वो आदमी एक्सप्लेन कर दे कि वो प्रिंस चार्ल्स का रिश्तेदार है तो कोई हर्ज नहीं है। मगर वो प्रिंस चार्ल्स का रिश्तेदार नहीं है या
या ट्रम्प का शिकार नहीं है, तो पैसे कहाँ से ला रहे हैं? लेकिन मेरा एक सवाल है, देखिए जब ओएसडी आप कर देते हैं किसी को तो मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे मीडिया से, मीडिया क्यों नहीं सही रिलेट कर रहा बात को? करप्शन 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 करते रहते हैं आप लोग, आप सीधी बात क्यों नहीं जाके पता करते कि रीजन क्या है? अरे तो आपकी बात नहीं करना दिया, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये जो बिला करते की गुफ्तगू होती है ना, करप्शन करप्शन और ये हो गया, सीधी बात करें ना कि भाई तुम्हारी फैमिली अमेरिका में रहती है, तुम कहां से खर्च करते हो? शब्बर साहब, तो जाहिर है कि वो कोई करप्ट प्रैक्टिसेस से ही तो पैसे आए होंगे, अगर वो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं होगा, या जैसे आप कह रहे हैं कि प्रिंस चार्ल्स का और ट्रम्प का रिश्तेदार नहीं होगा। रईस भी अगर है, मेरी बात समझ मेरी बात, अगर जद्दी पुश्ती रईस है तो रईस कनाडा में तो नहीं था ना, रईस तो पाकिस्तान में था, वो कनाडा महीने के पैसे कैसे जा रहे हैं? अब तो रेमिटेंस भी अलाउड नहीं है। ओके चलिए, मैं समझ गई। रईस तो हम भी थे पहले, मैं सिर्फ पूछ ये रहा हूँ, मतलब पैसे तो हमारे रुपये में है, वो डॉलर में हर महीने कैसे जाते हैं ये समझाओ तो सही मुझे, खुदा का वास्ता है दादिया, सिंपल रखो ना चीजों को। तो शब्बर साहब अच्छी बात है ना, यू मस्ट अप्रिशिएट कि कोई तो एक्शन हुआ, यू मस्ट अप्रिशिएट दैट। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि देखिए शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि जद्दी पुश्ती रईस जो बिलावल हाउस की चौरंगी के साथ रहते हैं वो भी जद्दी पुश्ती रईस थे, बिल्कुल अच्छी बात है, मगर ये डॉलर में पैसे कहां से आ गए? सही ठीक है शहबाज शरीफ साहब, अब देखें ना कि क्या करते हैं आगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कल उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निजाम जो 2019 में जिसका निफाज हुआ, उन्होंने कहा फजूल था बिल्कुल। ये आप भी जब एफबीआर चेयरमैन थे, आपको भी ये निजाम सही नहीं लगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट आने थे, फर्टिलाइजर सेक्टर हो, सीमेंट हो, शुगर हो, नहीं आए ना। मुझे निहायत अफसोस हुआ है जो कुछ बात वजीर आजम साहब ने की है, और मैं किसी वजीर आजम से इस तरह की गुफ्तगू एक्सपेक्ट नहीं करता, और ये वजीर आजम का काम भी नहीं है कि वो ट्रैक एंड ट्रेस जैसे छोटे कामों के बारे में बात करें। अब मैं आपको सीधी कहानी पूरी सुना देता हूँ। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की कहानी तकरीबन 10 साल से चल रही थी, और गवर्नमेंट कभी सीरियस नहीं थी कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। जब मैं चेयरमैन एफबीआर बना 2019 में, तो मैंने कहा कि ये हर हाल में लगेगा, और ये लगाने की इनिशिएशन मैंने की थी। ये इससे पहले ये पीटीआई वाले, पीएमएलएन वाले और ये पीपी वाले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और इन्होंने जानबूझकर इस पे रुकावट डाली थी। ये इमरान खान की गवर्नमेंट और हम लोगों ने लगाया था। लगाने का मतलब ये है कि मैंने इनिशिएशन की थी, और मैंने अपने इसको इनिशिएशन करने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, इसकी बिडिंग होने से पहले मैं छोड़ के आ गया था, मगर इसकी इनिशिएशन मैंने कहा था ये हर हाल में लगना है, और ये छोड़कर आ गया था। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो एक अलग स्टोरी है। वो ये है कि ट्रैक सिस्टम लगा, और उस लगने के बाद उस सिस्टम के अंदर उसको चेक नहीं किया गया, और ये भी मैं आप बता दूं कि ये कह रहे हैं कि ट्रैक एंड सिस्टम खराब था। मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ, वसूख से, एक दो कंपनियां जो कि लिस्टेड कंपनी हैं और जिनके रिकॉर्ड बहुत बेहतर हैं, उनके मुकाबले में चीनी में ट्रैक एंड सिस्टम के नहीं ऑपरेट होने की वजह उस सिस्टम की खराबी नहीं है, ना उसमें एफबीआर के अफसरों की करप्शन है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सियासी मजबूरियां हैं। नादिया, तुम मेरा मुंह नहीं खुलवाओ। नहीं सर, आप बताएं। देखिए मेरी एक बात सुने, वजीर आजम ये कहते हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम छोड़ दिया एफबीआर ने। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सीमेंट की कारखाने का जिक्र किया, उन्होंने कहा प्रोडक्शन की अगर 3-4 लाइनें किसी कारखाने में एक में लगाई गई। सुन लो मेरी बात। मैंने तुम्हें कहा कि मैं वजीर आजम के लेवल पर ये बात करना पसंद नहीं करता कि वजीर आजम ट्रैक एंड सिस्टम के बारे में ये गुफ्तगू करे कि ये सिस्टम नहीं चला। मैं भी एग्री करता हूँ नहीं चला, मैं भी एग्री करता हूँ नहीं चला, ये कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है इसके बाद नहीं चला। सवाल ये नहीं है, सवाल ये क्यों नहीं चला। तो बताएं ना क्यों नहीं चला। एफबीआर की करप्शन वो बताते हैं ना। आपको मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि वजीर आजम से ये पूछे कि 2023-22-23 के सीजन में क्या सिंध में शुगर मिल में
ट्रैकिंग सिस्टम चल रहा था या नहीं चल रहा था, और नहीं चल रहा था तो उनके वजीर खजाना साहब ने क्या किया था नहीं चलने को रोकने के लिए, बता दें मुझे, बुला लें उनको सामने, बिठा दें मेरे सामने। इसका मतलब सियासी मजबूरियों की वजह से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज नहीं हो सका कुल्ली तौर पर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करें। अगर बातें करनी है तो अलग बात है, सामने बिठाएं, एक प्रोग्राम करें, आप भी बिठाएं, जो चेयरमैन एफबीआर को बिठाएं, उस वक्त वजीर खाना को बिठाएं, मुझे बिठा दें, मैं साबित कर देता हूँ, आपके सामने ले आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिना वजह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मैं ट्रैकर सिस्टम चलाना है, ये बेकार की बातें नहीं करें कि इसने नहीं चलाया, मैंने चलाया। भाई अगर गलत भी है तो आप चलाओ ना, चलो गलत हो गया, आगे चलाए ना, आज से चला दे। अच्छा, अब शब्बर साहब एफबीआर की चला देना, अब बैठ के अब उसको क्या, अब आपने कहा गलत था, पीटीआई के जमाने में आया था, गलत था। भाई मैंने मान लिया गलत था, मैं पूछ रहा हूँ कि सिंध में चीनी पे ट्रैकिंग सिस्टम चला या नहीं चला? मैं सिर्फ पंजाब का बता दूंगा, सिंध में चला या नहीं चला बता दो ना मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। चेयरमैन एफबीआर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज के हवाले से उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि वजीर आजम को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इट्स टू माइक्रो लेवल टू टॉक अबाउट। लेकिन बहरहाल वो बता के चले गए कि 2022 और 23 में सिंध की शुगर मिलों में क्या ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज था या नहीं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।